नमस्कार दोस्तों। जो लेखपाल की परीक्षा आयोजित होने वाली है यूपी SSSC द्वारा, उसमें गणित के पोर्शन को उन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। अंक गणित एवं सांख्यिकी, बीज गणित और रेखा गणित। दरअसल देखा जाए तो लेखपाल की परीक्षा में उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन कर दिए गए हैं। एक सेक्शन सामान्य ज्ञान का है 25 क्वेश्चन का, जिसमें आपकी जीएस वगैरह पूछा जाएगा। एक सेक्शन 25 क्वेश्चन का गणित का है। एक सेक्शन 25 क्वेश्चन का ग्राम विकास और समाज का है। और एक क्वेश्चन 25 मतलब एक जो सेक्शन है 25 क्वेश्चन का वो हिंदी का है। जो गणित का सेक्शन है, गणित के सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग है अंक गणित एवं सांख्यिकी, इसमें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये जो है अंक गणित वाले सेक्शन में। और सांख्यिकी में जो उसके आंकड़े हैं, तो आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता वगैरह पूछा जाएगा। आंकड़ों के निरूपण में आप लोग जो दंड चार्ट, पाई चार्ट, वो बार चार्ट, ये सब पढ़ते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बारंबारता, बहुभुज भी इसमें है। केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो इस सेक्शन को उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। फिर बीज गणित की अगर बात करें तो ल स म स, देखो ल स म स अंक गणित में नहीं, बीज गणित में रखा गया। मतलब सिर्फ कांस्टेंट नंबर आपका हो तो अचर पद के ही नहीं, चर पदों के भी आपके बीज गणितीय ल स म स भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, जबकि पूछा भी जाएगा। मतलब जो एक्स वाई आप लोग समझते हो ना, उस तरीके के भी आपके ल स म स पूछे जाएंगे। उसमें संबंध भी जो होता है कि ल स और म स का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके की बातों से वो प्रश्न बना के पूछेंगे। युगपत समीकरण यहाँ पर दिया गया है। युगपत समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें एक से अधिक चर पद हो। जैसे x एक चर पद है, उसका मान समय के साथ बदलता रहता है, वैसे उसी समीकरण में x के साथ y भी जुड़ा हो। तो 2x + y, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 2x + y = 3, x - y = 1, तो ये दोनों समीकरण साथ में कहलाएंगे युगपत समीकरण। इस पर भी आपके सवाल आएंगे, सिलेबस में दिया हुआ है। फिर द्विघात समीकरण आप लोग जानते हो कि ax² + bx + c = 0, इस तरीके का कुछ जो आपका समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये व्यापक समीकरण है। एक प्रकार से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरलाइज फॉर्म ये है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपके सिलेबस में है। फिर गुणनखंड है, फिर आपका क्षेत्रफल प्रमेय है। ये आपका बीजगणित का सेक्शन है। बात की जाए अगर रेखागणित के सेक्शन की, तो रेखागणित के सेक्शन भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2D की बात की गई, 3D के प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि 3D की कुछ भी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। बात की जाए तो इसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय अलग से, देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा की गई कि पाइथागोरस के प्रमेय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मतलब त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो ये आपके चतुर्भुज हैं। इतने आपके चतुर्भुज हैं। त्रिभुज के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, त्रिभुज पर कैसे लगाया जाता है उसके बारे में। फिर साथ ही साथ वृत्त और परिधि, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, मतलब वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल बताओ भाई πr²। तो वृत्त से भी प्रश्न आएंगे। परिमाप और क्षेत्रफल आपको जानना है, किसका किसका, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर देखा जाए तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया, सीमित रखा गया। जैसे वहाँ पर 3D नहीं जोड़ा गया, मेंसुरेशन नहीं है। बीजगणित में भी कुछ सेक्शन काटा गया है, आप अंकगणित में काफ़ी कुछ काट दिया गया है। फिर सांख्यिकी के सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप देखो तो ये सिलेबस सिर्फ लेखपाल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैं अब वीडियोज़ लगातार डालूंगा, जो आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी ये ऑनलाइन, जो आपको YouTube पे जो वीडियो मिलेंगी, तो ये सिर्फ लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेखपाल का तो ये देखो, बात ये पक्की है कि ये लेखपाल स्पेशल वीडियो ही आएंगी आपकी। लेखपाल स्पेशल पूरी वीडियो में दूंगा, पूरी की पूरी गणित एक एक पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। समय जितना लगेगा, परीक्षा से पहले पहले सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी आपकी। लेकिन जो ये सिलेबस है ना, जो ये पॉइंट है, जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी भी परीक्षा को दे दो, SSC वगैरह में सब जगह पूछा जाएगा। SSC CHSL में पूछा जाता है, CGL में पूछा जाता है, और भी जितनी परीक्षाएं आप दोगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है ये टॉपिक्स, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। आप चाहे पुलिस की परीक्षा दो, चाहे दरोगा की परीक्षा दो, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये जो आपके टॉपिक हैं SSC में पूछे जाते हैं, और भी जगह पूछे जाते हैं। तो ले दे के अगर इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ लेखपाल की जो परीक्षा देगा वही इस वीडियो को दे सकता है या इस क्लास को ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब के सब पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों को पहुँचाइएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें कि हम लोग ये समझ रहे थे कि ये सिलेबस है क्या और पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं पढ़ाना आज से ही शुरू करूंगा। आज हम लोग रेखागणित सेक्शन को शुरू करते हैं। पहले हम लोग रेखागणित सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे, उसके बाद अंकगणित पढ़ेंगे, ठीक है।
और सभी तीनों सेक्शन अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन हम लोग सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेखागणित, फिर बीजगणित, फिर अंकगणित। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा, उनको भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े और जुड़कर पढ़ाई करें, चाहे वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर गणित उनके सिलेबस में है, जो कि होता ही होता है, अगर गणित सिलेबस में है तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ आपके प्रश्न बनने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो बैच है, ये जो वीडियोस आएंगी, ये लेखपाल स्पेशल वीडियोस है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से रेखागणित वाले सेक्शन को। तो लेखपाल के सिलेबस में रेखागणित का जो सेक्शन है, इसमें मुख्यतः अगर देखी जाए तो 3 टॉपिक वो पूछेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है, ये पूछेंगे। तो बात शुरू की जाए त्रिभुज से। अब त्रिभुज को समझने के लिए हमें बिंदु और रेखा, इनकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन बिंदु और रेखा के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप चैनल पे जाइए, ज्यामिति वाले सेक्शन में, ज्यामिति प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन टॉपिक को आप देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को त्रिभुज से, ठीक है। जहाँ बीच में कुछ भी बेसिक बातों की जरूरत पड़ेगी मैं उसको समझाते चलूँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज इंग्लिश में से कहते हैं ट्रायंगल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है। मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए त्रिभुज, जिसको कहते हैं आपका ट्रायंगल। देखो त्रिभुज जो शब्द है, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, लेकिन ये ट्रायंगल जो शब्द है, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, मतलब इंग्लिश में ये है क्या? त्रिकोण। तो त्रिकोण कहो या त्रिभुज कहो, बात एक ही होती है। अच्छा देखो त्रिभुज होता क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई, आपको एक बंद आकृति बनानी है 2D प्लेन में, 2D प्लेन में आपको एक बंद आकृति बनानी है, न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? तो जैसे मान लीजिए आपने 2 रेखाएं इस तरीके से ली, लेकिन इन दोनों रेखाओं से एक बंद आकृति आप बना सकते हो? सिर्फ 2 रेखाओं से बंद आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर आप इसको बंद करने के लिए इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे तो अंततः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आपतित हो जाएंगी, एक ही दूसरे पे गिर जाएंगी, लेकिन ये आपका बंद आकृति नहीं बनेगा। बंद आकृति बनाने के लिए आपको न्यूनतम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। देखिए ये रेखा नंबर 1, ये रेखा नंबर 2, ये रेखा नंबर 3, ठीक है। तो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। न्यूनतम 3 रेखाएं हमें चाहिए किसी भी एक बंद आकृति को 2D में बनाने के लिए। तो त्रिभुज क्या होता है भाई? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। इन जो 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति हो गई, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए 3 रेखाएं हैं और इन 3 रेखाओं से बनी हुई बंद 2D आकृति त्रिभुज कहलाती है। इन रेखाओं को जब ये बंद आकृति बन जाती है तो इन रेखाओं को कहने लगते हैं भुजा। इन रेखाओं को कहते हैं भुजा, इंग्लिश में साइड, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं साइड। और ये जो इन रेखाओं का कटान बिंदु से जो कोने मिलते हैं, इन्हें कहते हैं शीर्ष, इन्हें कहते हैं शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोण की डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया है, रेखा, कोण, बिंदु, ये सब के बारे में वीडियो आपको मैंने पहले ही दे रखी हैं, आप बेसिक्स जाके वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में ज्यामिति वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं कोण, ठीक है। तो ये कोण है, और चूंकि यह त्रिभुज के अंदर का कोण है तो इसलिए त्रिभुज का अंतः कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः कोण। इसका मतलब आप देखो तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 अंतः कोण होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 अंतः कोण होते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज की आकृति के बारे में मैंने बात की, ये त्रिभुज की आकृति के बारे में। त्रिभुज क्या होता है भाई? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। चलो अब चलते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें करते हैं तो पहले एक बहुत बेसिक सी बात हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी आपकी आकृति 3 भुजाओं से घिर के बनी हुई है तो वो त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है।
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब अगर त्रिभुज के ये 3 कोण हैं अंदर वाले, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। मान लीजिए हम इस त्रिभुज का नाम एक्स वाई जेड रख रहे हैं, तो ये एक्स वाई जेड, देखो इसको दर्शाते कैसे हैं, ऐसे बना देते हैं त्रिभुज का निशान, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है। कोण कैसे बनाते हैं? तो ये कोण का निशान है, तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा भाई? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार पर, त्रिभुज के प्रकार पर, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन वहीं से आने हैं कि त्रिभुज प्रकार, आपके अलग अलग जो प्रकार के त्रिभुज होते हैं उन्हीं पर आपके प्रश्न बनने हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात रही कि होता क्या है त्रिभुज, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार पर। चलिए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार को। तो अगर बात करें त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार या त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार अगर हमें देखने हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम लोग अगर बात करें भुजाओं के आधार पर, अगर हम लोग भुजाओं के आधार पर देखना चाहें, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को देखना चाहें, तो हम लोग कुछ निम्न रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज होता है उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है भाई? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ मैं बना देता हूं, ठीक है। तो इसको तीनों भुजाएं, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये कंडीशन हो तो हम लोग उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपके क्या होते हैं? बराबर। देखो कोण कैसे बराबर होते हैं, तीनों कोण कैसे बराबर होते हैं? जैसे मान लीजिए 60 अंश का इस तरीके से कोण है, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, ठीक है, इसके बीच का स्पेस देखो, ये दूरी x मान लेते हैं और ये भी दूरी x मान लेते हैं। तो इसके बीच का जो स्पेस है तो आपका ये जो जिसका फैलाव है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये 60 है तो ये भी फैलाव इसी फैलाव के बराबर होगा, और अगर ये 60 है तो ये फैलाव के बराबर ही ये भी फैलाव होगा। तो ले दे के तीनों आपके कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर एवं 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तीनों कोण बराबर एवं 60 अंश के होते हैं। 60 अंश के कैसे होते हैं भाई? देखो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है और तीनों कोण बराबर है, तो ये x, ये भी x है, तो 3x जोड़ के होता है, और 3x का मान कितना होता है? 180। तीनों को जोड़ के 3x और तीनों का जोड़ 180 होता है, तो x का मान कितना? 60। मतलब तीनों कोण आपके 60-60 के होंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये मान लीजिए अगर अल्फा है तो ये भुजा के सामने वाला कोण ये भी क्या होगा? अल्फा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं अलग से अभी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से वीडियो, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से वीडियो, सबके लिए अलग से वीडियो होगी। अभी बस हम लोग कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात की जाए, अगर भुजाओं के आधार पर देखी जाए, तीसरे प्रकार का त्रिभुज पहला क्या था भाई? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु
बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई स्मॉल y, इसमें स्मॉल z है, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, अगर कोणों के आधार पर देखा जाए तो कितने त्रिभुज होते हैं, देखते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज हम लोग देखने चल रहे हैं। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होता है भाई, न्यून कोण त्रिभुज। भाई न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, हमने कोण में पढ़ा रखा है, लेकिन आप समझ लीजिए 0 अंश से 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने से कम होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए, और ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा होना चाहिए। अगर 0 कोई कोण हो गया तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान आपका 90 अंश से छोटा हो, मतलब तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, या उससे पहले समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, मतलब समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जैसे मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण पक्का कितने का होना चाहिए भाई, 90 अंश का होना चाहिए। जैसे मान लो त्रिभुज है PQR, जिसमें कोण क्यों कितना है, 90 अंश का, तो इस त्रिभुज को कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। अच्छा देखो, ये 90 अंश का हो गया, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ये क्यों जो हो गया वो 90 अंश का हो गया, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, 180 अंश। तो बचा इन दोनों का योग, जो P और R का योग है, ये कितना होगा भाई, ये 90 होगा, क्योंकि ये 90 अकेले हो गया और तीनों जोड़ के 180 होता है। तो P और R का योग कितना होगा भाई, P और R का जो योग होगा वो भी आपका 90 अंश होगा। इसका मतलब P भी कोण जो है वो न्यून कोण है, और R भी क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण आपका क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा हो। तो जब भाई दोनों का जोड़ ही 90 अंश है, तो दोनों क्या होंगे, 90 से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि 0 हो नहीं सकता, कोई भी 0 होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और 2 कोण न्यून कोण होते हैं। 2 कोण कैसे होते हैं भाई, न्यून कोण होते हैं। बात करें अगर, अभी देखो इन सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो स्पेशली इन सब के बारे में होगी, लेकिन अभी देखो इसमें तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में देखो एक्यूट एंगल बोलते हैं, हिंदी में न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण को एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं अधिक कोण को। और अधिक कोण का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ऐसा कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो, एक कोण क्या हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, सॉरी एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण देखो कैसे, मैं अगर अधिक कोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनाने की बात की जाए तो देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ अधिक कोण का एक डायग्राम। देखो इस तरीके से, मान लीजिए ये है, ये त्रिभुज है ABC, जिसमें ये कोण B है, ये अधिक कोण है, ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। सपोज कर मान लो ये 120 अंश है। ठीक है, 120 अंश है। अगर ये 120 है तो A और C मिला के भाई कितने होंगे भाई, टोटल जोड़ के 180 होता है, तो 120 अकेले ही हो गया, तो ये दोनों मिला के कितने होंगे, 60 होंगे। इसका मतलब बाकी जो कोण इसके दो होंगे उनका योग कितना हो गया भाई, 60 हो गया। तो इसका मतलब A और C कैसे कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, क्योंकि भाई कोई 0 नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो A का भी कुछ वैल्यू होगा और C का भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन दोनों वैल्यू 90 से छोटी होंगी। तो अधिक कोण त्रिभुज में
एक कोण तो आपका अधिक कोण होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण। बाकी दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी दो कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण और दो कोण कैसा? न्यून कोण। अधिक कोण त्रिभुज में दो कोण आपके न्यून कोण और एक कोण पक्का पक्का अधिक कोण होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को हमने बांटा और देखा कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये कोण 90 अंश का हो, तो भाई समकोण त्रिभुज तो है ही, साथ साथ समद्विबाहु भी है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे आपस में। ये 90 है तो ये कितने कितने के हो जाएंगे? 45-45 के हो जाएंगे। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, शेष दो कोण 45-45 के होते हैं। शेष दो कोण 45-45 के होते हैं। इन सभी त्रिभुजों के बारे में अलग अलग से समबाहु त्रिभुज पे एक अलग सी वीडियो, समद्विबाहु त्रिभुज पे एक अलग सी वीडियो, विषमबाहु त्रिभुज पे फिर उसमें हीरोज फॉर्मूला जो √S, S-A, S-B, S-C उससे जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसके ऊपर अलग वीडियो, परिमाप, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज पे तो अलग से वीडियो एकदम लानी ही पड़ेगी कम से कम 2, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय इस पर ही लगाया जाता है और पाइथागोरस प्रमेय को अलग से सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा लेखपाल के गणित का सिलेबस क्या है और फिर हम लोगों ने शुरू कर दी थोड़ी बहुत पढ़ाई और त्रिभुज के हिसाब से मतलब त्रिभुज की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी, फिर क्या पढ़ा कि त्रिभुज के प्रकार क्या क्या है। अगली वीडियो में मिलते हैं और हम लोग शुरू करेंगे समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लेखपाल स्पेशल वीडियोज़ ही हैं, लेकिन आपके सिलेबस की हैं, तो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।